बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत ने अगर एक हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल सही नहीं होती और इसी तरीके से हालात बिगड़ते रहते हैं तो मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से और ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन तमाम ही अपोजिशन की जमातों की तरफ से हुकूमत को कोरोना के मामले में नाकाम पॉलिसी रखने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आज कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म साहब ने जो टाइगर फोर्स बनाई थी आखिर वो कहाँ गई, जिसने महंगाई भी कंट्रोल करनी थी बकौल वज़ीर आज़म, जिसने कोरोना के हवाले से भी कुछ इकदाम करने थे, वो होते नजर नहीं आ रहे। इस्लामाबाद में तो आज हमने देखा है कि फौज जो है वो जगह जगह तैनात कर दी गई है। दीगर शहरों में भी बड़ी जल्द कहा जा रहा है कि फौज ही ये मामलात संभाल रही होगी और SOPs पर अमल दरामद जो है वो करा रही होगी। साथ ही वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे सवालात उन्होंने उठाए हैं और ये कहा है कि अगर मुफ्त वैक्सीन्स ही लेनी थी जिसकी शॉर्टेज है आजकल, तो पहले बर वक्त फैसला करके ये वैक्सीन ख़रीदी क्यों नहीं गई। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ सवालात उठे हैं उसका जवाब भी लेंगे आज के प्रोग्राम में हम हुकूमती नुमाइंदों से, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स है खुसूसी तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब को लेकर वो कहाँ जा रही है। एक तरफ आज मरियम नवाज साहिबा ने भी और अपोजिशन की दीगर जमातें भी ये क्लेम करती हैं कि बहुत सारे लोग उनके साथ राब्ते में हैं, जिसमें MPs भी शामिल हैं, MNAs भी शामिल हैं। और आज एक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने खुद जहांगीर खान तरीन साहब और वजीर आजम इमरान खान साहब की होने वाली मुमकिना मुलाकात को लेकर तनकीद की है और ये कहा है कि उनकी नज़र में जो इदारों की रिपोर्ट्स है उसमें जहांगीर तरीन साहब पे करप्शन साबित हुई है और अगर तरीन साहब की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से तो उससे उन इदारों को दबाव में लाने का एक तासुर पैदा होगा जो तरीन साहब के मामलात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो क्या तरीन साहब के खिलाफ खुद PTI में से भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये मुलाकात हो? इन तमाम चीज़ों पर ऑब्वियसली बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और कुछ और भी सियासी मामलात हैं। PMLN को लेकर मरियम साहिबा ने अपना कराची का दौरा जो है मनसूख किया है, जो 249 में ज़िमनी इलेक्शन होना था, वजह उन्होंने बहरहाल कोरोना ही बताई है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन CDA अफेयर्स, MNA हैं आप, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ सेनेटर अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी देर में प्रोग्राम में हमें शेख सलमान नईम साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि MPA हैं, मेंबर हैं पंजाब असम्बली के और जहांगीर खान तरीन ग्रुप से आपका ताल्लुक है, तरीन साहब के आप सपोर्टर हैं। अली नवाज अवान साहब, पहले तो यहीं से आगाज़ करते हैं। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ आज कोरोना की सूरत हाल को लेकर, ये एक तो बताएं कि कोरोना रिलीफ फंड क्या है और उसमें कितने पैसे आए, कहां से आए, जो आज बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, वो तो हमें अच्छी बात है, पूछना चाहिए, पर वो कोरोना के बारे में नहीं पूछ रहे थे, मेरे ख्याल फंड के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नज़र हमेशा फंड के ऊपर होती है। तो इसको ज़रा समझ लीजिएगा, ये दुनिया का एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया के अंदर ये फैला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसकी लीडरशिप इमरान खान कर रहे हैं कि जब ये सारी पार्टीज कह रही थी कि प्रॉपर लॉकडाउन के अंदर चले जाए, देखें हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिस तरह उसने लॉकडाउन किया, आपको पता है उनकी मईशत 29% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में से कंसिडर होने लग गया हुआ है इंडिया। मैं चले वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लेता हूँ, आपके सामने इंग्लैंड है जिसकी इकॉनमी दुनिया की जो पाकिस्तानी 57 इस्लामिक ममालिकत हैं उसके अंदर जो 57 इस्लामिक ममालिकत हैं उसकी जो GDP है उसको हम मिलाएं तो वो इंग्लैंड की GDP से कम बनती है। उसकी जो इकॉनमी है 18% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अमेरिका की, जर्मनी जो वर्ल्ड रिसेशन से आ गया, तरीके इंसाफ की जो कोरोना के ऊपर पॉलिसी थी वो दुनिया ने उसे अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान 4 बेहतरीन मुल्कों में से है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कोरोना को सबसे अच्छा हैंडल किया। अब मैं आ जाता हूँ वैक्सीन। दुनिया के 190 मुल्क हैं जो एक
तंजीम बनी हो WHO के नीचे, गैवी उसके नीचे कोवैक्स, जिसने जो मुल्क हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, इसमें ज़रा समझना पड़ेगा आपको सादिया कि दुनिया के अंदर जब वैक्सीन बनना शुरू हुई तो डेवलप्ड नेशंस जो हमारे सुपर 6 हैं उन्होंने बिड करना शुरू कर दिया, इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। पाकिस्तान के पास तो ये पैसा छोड़ के नहीं गए ना, पैसा नहीं था। और उसकी ये देखें अभी नताइज पूरे नहीं आएगी, कामयाब होगी। लेकिन ये वजह जो आज कह रहे हैं कि जी चंद 100 रुपए की जो वैक्सीन है मुख्तलिफ ममालिक में, वो कहते हैं यहाँ हज़ारों रुपए में मिल रही है। आई थिंक ये रशियन जो वैक्सीन है उसका जिक्र हो रहा है, स्पुतनिक कर रहे हैं। स्पुतनिक के अंदर स्पुतनिक वाले आए और पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ये अलाउ किया, और उसके अंदर हमने जो उनकी प्राइस सेट की, जो ड्रैप एक है जो इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने इसकी 8,500 रुपया कीमत तय की। वो लोग कहते हैं कि हमें ये चीज अफोर्ड नहीं होती है, जो ड्रैप ने कीमत का तयन किया है वो गलत किया है। वो सिंध हाई कोर्ट चले गए और सिंध हाई कोर्ट ने अलाउ किया इसको 12,500 के ऊपर। हम तो सिंध हुकूमत ये कह रही है कि ड्रैप ने गलत किया, ठीक है, सॉरी हाँ सिंध हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि 12,500 रुपए ये लोगों को लगनी चाहिए। वी आर नॉट द वन। इसी से रिलेटेड एक और सवाल करके, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ के मामलात भी देखते हैं, खुद भी इस्लामाबाद के रहायशी हैं। पिम्स हॉस्पिटल के कल ही हम देख रहे थे कि उनके एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जहाँ उन्होंने कहा है कि हमारे पास मजीद बेड्स की गुंजाइश नहीं है, हम नहीं रख सकते पेशेंट्स को। तो क्या वाकई हम ये कैपिटल के हालात ये हैं, तो आप सोच सकते हैं बाहर बाकी इलाकों में क्या होंगे, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर इन द मीन जब वैक्सीनेशन प्रोड्यूस हो रही है, और उधर उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है सीरम, उसने जो बाइडेन को डायरेक्ट लेटर लिखा है और उसने कहा है कि प्लीज जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस से अलाउ किया जाए। हमारे मुल्क में इस वक्त वैक्सीनेशन कम पड़ रही है, ये दुनिया के मैं हालात बता रहा हूँ। ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन तो बिल्कुल सैचुरेट हो गई है वो। तो पाकिस्तान के अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले हालात नहीं है, हमने इसको हुकूमत पाकिस्तान ने से अच्छी तरह कंट्रोल किया। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम सैचुरेशन लेवल के ऊपर पहुंच रहे हैं। 90% जो हमारा इस वक्त ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है उस लेवल तक हम पहुंचे हुए हैं। कई जगह हम 80%, 90%, 70% पे पहुंचे। इसीलिए एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सोचा गया है कि आपको पाकिस्तानी फौज को इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है कि आपने SOPs के ऊपर अमल दरामद करा। ठीक है, अब सेनेटर अब्दुल कयूम साहब एक सवाल, मैं क्योंकि आप मेरे शो में कोरोना के हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं, तो मैं आपका जिक्र तो नहीं करूंगी। आई नो कि आप बहुत सीरियसली इस पैंडेमिक को ले भी रहे हैं, आप यकीन रखते हैं कि वाकई हैं जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से आदाद शुमार बताए जा रहे हैं, लेकिन आपके बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते थे जब भी PMLN जलसे करने लगती है कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, तो उनको हुकूमत की तरफ से कुछ शकूक व शुबहात थे, लेकिन अब कोरोना भाग जाता है, कोरोना भाग जाता। लेकिन अब 249 का कराची का जो दौरा है वो मनसूख किया है मरियम नवाज साहिबा ने, खुद ये कहकर कि जी अब कोरोना की वजह से वो आवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहती। तो अब आपको यानी यकीन आ गया है कि हुकूमत जो सूरत हाल पेश कर रही है कोविड को लेकर वो बिल्कुल सही है? थैंक यू वेरी मच सादिया। देखें, ये जो कोरोना की वबा एक आलमी वबा है और इसकी लपेट में पूरी दुनिया है। आई थिंक कि इसके ऊपर हमें सियासत की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली हमें बहसियत कौम इसका, दुनिया के बहुत से ममालिक में इसका इफेक्ट है, लेकिन हमें अपना मुकाबला उस मुल्क से नहीं करना चाहिए जिसके अंदर वर्स्ट सिचुएशन है। मसलन इंडिया दुनिया का भी एपी सेंटर बन गया। अभी आप ये देखें कि जब 20वीं सदी के अवाइल में फर्स्ट वर्ल्ड वार के तकरीबन खात्मा हुआ तो उस वक़्त ये स्पेनिश फ्लू की बात हुई और इधर नहीं था सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन जब हमारे सोल्जर्स शिप्स पे वापस आए और बॉम्बे में लैंड किया आके, उन शिप्स ने आए सेल करके, तो उसके बाद वहाँ इतना ज्यादा फैला कि एपी सेंटर फिर यूरोप से हटके इंडिया में हो गया। और यही हालत जो आज हम देख रहे हैं, और इसका मैंने कई दफा पहले भी जिक्र किया है कि इतनी कैजुअलिटीज हुई कि उन्होंने कहा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है और दफन करने के लिए कब्रिस्तान का अरेंजमेंट नहीं हो सकता, और डेड बॉडीज को दरियाओं में फेंका गया और कहा दैट द रिवर्स वर ब्लोन अप विद द डेड बॉडीज। तो मकसद ये है कि अगर आप उसकी एग्जांपल ना दे, हमें अपने हालात को देखना चाहिए। हुकूमत ने अपनी एंडेवर की है फॉर श्योर, लेकिन अभी भी जो देखें मसला ये है कि अगर इस तरह का कोई चैलेंज आता है, कोई नागहानी आफत आती है, कुछ जल्जला है, कुछ सैलाब है, जंग लग जाती है, तो जो गवर्नमेंट इन पावर है
उसी के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सारी। तो अभी जो लोग एतराज करते हैं वो ये है कि नंबर 1 एयरपोर्ट्स के ऊपर सिस्टम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात अभी तक इफेक्टिव नहीं है। नंबर 3 मेडिसिन जो हैं वो इतनी महंगी हैं, आई टेल यू कि ये एजोमैक्स वगैरह, और आपको बहुत से विटामिन लेने चढ़ते हैं, जिंक लेता है, विटामिन सी, विटामिन डी। आप जाके सादिया बाजार में चेक करें, बखुदा मैंने लोग रोते और बिलखते देखे हैं। आज मुझे एक बंदे ने किया कि सर मेरा सांस भी उखड़ा हुआ है, सब कुछ है। तो मैंने पता किया तो एक टीका जो है वो 5,000 रुपए का लगता है। तो मुझे पता नहीं 5 दिन 10 टीके लगने हैं। ये ग्राउंड रियलिटीज है और इनको फेस बैसियत को तो हमें करना है। महंगी, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ये है। लेकिन एक और चीज बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद उस इदारे से आपका ताल्लुक रहा है। ये फौज को एसओपीज पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी देना आपकी नजर में कैसे है? क्योंकि कल मैं बहुत लोगों को सुन रही थी कि जी वैसे भी तो अगर कोई जलजला आ जाए, कोई और कुदरती आफत आ जाती है तो फौज को ही हम बुलाते हैं। अभी कराची में बारिशें हुई, नाले साफ हो रहे हैं, फौज को जी बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे अवाम में ट्रस्ट का कोई इशू है कि वो आपकी जो सिविल इंतजामिया उनको ट्रस्ट करने को या पुलिस एहलकार को ट्रस्ट करने को यकीन नहीं है कि जब वो जाता है कहता है कि जी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो नहीं करेगा, एक फौजी जाएगा तो बिल्कुल करेगा? जी देखिए, फौज को हम ऐसी सूरत में बुलाते हैं जब, और हुकूमत का राइट होता है कि फौज को बुलाए। जैसे आपने कहा बहुत बड़ा सैलाब आ गया तो फौज के पास इक्विपमेंट है। इसी तरह जलजला का मसला बनता है तो फौज के लोग दूर दराज इलाकों में पहुंच लोगों को इवैक्यूएट करके इलाज करते हैं। लेकिन ये कोरोना के ऊपर तो हम गोली फायर नहीं कर सकते। आप फौज इनके ये जो मैनेजमेंट है ये तो सिविल का काम है ना। फौजी को दे के दैट मीन्स के ट्रस्ट का गैप है, लोग हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। फौज एक तरीके से मदद कर सकती है और जो करनी चाहिए, और वो है कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन का सेटअप है उसके अंदर ट्रेमेंडस पोटेंशियल है। ये ऑक्सीजन को पैदा करना, ये वेंटिलेटर्स के मसले के अंदर, ये मास्क वगैरह, ये सैनिटाइजर्स वगैरह, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन के लिए अभी भी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आपका HIT, आपका कामरा, बहुत बड़े सेटअप हैं। आप उस वक्त का इंतजार न करें जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। आप काइंडली अभी से उसका अरेंजमेंट करें, डेवलपमेंट कराएं और वो प्रोड्यूस करना शुरू। एक वक्त आने वाला है, हुकूमत के कंट्रोल में कुछ, इंडिया ने पूरी एफर्ट की है तो, और एहतियात के अलावा आपको फोरकास्ट करना होगा और अपने आप को तैयार भी करना होगा। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी चेंज द सब्जेक्ट, पहले जरा इसी पे क्विकली अली नवाज अवान साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि ये जो बहुत सारी चीजें फौज को लेकर आ रही, ये इस्लामाबाद में तो हमने देखा है कि यहाँ पर तो तैनाती है। अब यही तमाम चीजें पूरे मुल्क में हम देख रहे होंगे फौज के हवाले से। मोस्टली एनसीयूसी ने डिसीजन लिया है कि जिन सेंटर्स में परसेंटेज ज्यादा जा रही है, अर्बन सेंटर, मोस्टली अर्बन सेंटर्स में ज्यादा है, तो वहाँ ये इन लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा। और ये कोई पहली मिसाल नहीं है, आपने जैसे खुद भी अपने उसमें बात की, साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है, सऊदी अरब में मिलिट्री पुलिस डिप्लॉय हो चुकी हुई है, और फौज एक हमारा बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है और हमारा काम है उससे काम लिया जाए जहां हम समझते हैं, जहां उसकी ज़रूरत है। एनसीओसी के अंदर फौज ने बहुत अच्छा रोल किया है। जैसे एनसीओसी मॉडल बना था, असद भाई उसको हेड कर रहे हैं और जनरल साहब उसको उसके सेकंड कर रहे हैं उसको, और बड़ी कामयाबी के साथ उसके इम्प्लीमेंट हुआ है। जहां हमें जरूरत पड़ेगी, आपने बिल्कुल ठीक है, कराची में इवन जब नाले साफ करने का मसला है और हमें मसला हुआ पिछली दफा जो बारिशें हुई हैं उसके अंदर हम उनको इन्वॉल्व किया, बहुत जगह और भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक और एस्पेक्ट ये भी है ना कि एक सिविल इंतजामिया की नाकामी कि अवाम जो है वो उनके कहने पर या पुलिस के कहने पर मास्क पहनने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद कैपिटल है, इफ यू रिमेंबर, इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी वो रेंजर्स के हवाले कर दी गई थी जनरल साहब के दौर के अंदर, 245 आर्टिकल, इफ यू रिमेंबर। तो मतलब ये तो पेंडेमिक पूरी दुनिया का है, आप तो सिर्फ सिक्योरिटी, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी नहीं संभाल पा रहे थे। पर मैं ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं ड्रॉ कर रहा, हमने कहा है जहां एक परसेंटेज एक लेवल से बाहर चली जाएगी और जब सिविल इंतजामिया शायद उस तरह इफेक्टिव नहीं रहेगी, सिविल इंतजामिया के साथ हम इसकी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि जहां बहुत जो इंडिया में पेंडेमिक का बहुत बुरी सूरत हाल है तो उसे कोड नहीं करना चाहिए, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। बट मैंने इंडिया का हवाला इसलिए दिया था कि दोनों ऑपोजिशन लीडर्स ने, बिलावल भुट्टो ने और एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इंडिया का हवाला दिया था, तो मैंने उस हवाले से बात की। और अब भी तो लोग
क्योंकि कल जो वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया उसके बाद थोड़ा ज़्यादा डर गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अवाम अमल दरामद नहीं करेगी तो खुदा न खास्ता इंडिया वाले हालात कुछ हफ्ते में यहाँ हो जाएंगे। तो इसलिए अवाम में ज़ाहिर कंसर्न्स हैं इस हवाले से। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। शेख सलमान नईम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो आज कुछ तरीन साहब को लेकर बातें हुई हैं ऑपोजिशन की तरफ से भी और विद इन PTI भी ऐसी बातें हो रही हैं, उस पर बात करेंगे उनसे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सलमान नईम साहब, ये बताइएगा, लास्ट जब आपसे इसी प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी तो उन दिनों आपने कहा था कि किसी ने राब्ता नहीं किया हुकूमत की तरफ से, लेकिन अब ये बातें क्योंकि सामने आ चुकी हैं कि जहांगीर तरीन साहब की और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात बड़ी जल्दी एक्सपेक्टेड है। PTI से आपको लग रहा है कि ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तरीन साहब और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हो? और मैंने एक स्टेटमेंट कोट किया एक वफाकी वज़ीर का प्रोग्राम के इंट्रो में, अली अमीन गंडापुर साहब का। वो कहते हैं कि इनकी मुलाकात से ये तासुर जाएगा कि नरम गोशा रख रहे हैं हम लोग तरीन साहब के लिए, और वो जो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको उन पर दबाव पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन हमारी पहले बात हुई थी उस दिन डिनर ही जारी था जहांगीर तरीन साहब के घर पे। उस डिनर का जो कंक्लूजन ये निकला था कि 29 मेंबर्स ने शिरकत की थी पार्लिमानी रहनुमाओं ने। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त की थी कि वो जहांगीर तरीन वाले इशू पर वो पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात करें। उसके बाद जो है वो दोबारा से जब जहांगीर तरीन साहब की पेशी पर हम इकट्ठे हुए तो कुछ अरकान का ये मुतालबा था कि हमें इससे आगे कुछ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने एक अफ्तार डिनर अरेंज किया जहांगीर तरीन साहब ने, लेकिन कुछ दोस्तों ने PTI के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब के बारे में नरम गोशा रखते हैं, उन्होंने तरीन साहब को इस बात से एग्री किया कि आप जो है वो इसको इफ्तार डिनर को कैंसिल कर दें, हम आपकी प्राइम मिनिस्टर से जल्द मुलाकात करवा देते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की, PTI में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सारे मसले को हल करवाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो दूरियां बढ़ गई हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उस तरह के लोग भी हैं जो इस सारी चीज़ में जिनका किरदार रहा है वो नहीं चाहते कि जहांगीर तरीन साहब दोबारा इमरान खान साहब के करीब आए। तो दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमारी मुलाकात होती है तो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म साहब के सामने रखेंगे। बिल्कुल। तो ये कब तक, कुछ तरीन साहब ने बताया है कि कब तक ये मुलाकात के चांसेस हैं? जी, तरीन साहब ने हमें इस हफ्ते के अंदर मुलाकात का कहा है, और उनकी नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो 3 मई को है। तो अगर इस हफ्ते मुलाकात नहीं होती तो 3 मई से पहले हम एक डिनर अरेंज करेंगे, उसमें हम फिर जो है वो मुस्तकबिल के लाइमल का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे जनरल साहब ये बताइएगा कि आज ऑब्वियसली ये जो तरीन साहब के सपोर्टर्स का PTI के अंदर ग्रुप है उनके हवाले से भी, और ओवरऑल PTI के अंदर ये बार बार अपोजिशन जमातें और ख़ुसूसी तौर पे PMLN क्लेम कर रही है। आज मरियम बीबी ने फिर से ये कहा है कि PTI का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो PMLN समेत दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते में है, और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको बड़े मसाइल हैं अपने हलकों के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जाते हुए जो हैं वो बहुत आवाम की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कौन लोग हैं, इनका बताया क्यों नहीं जाता? फिर PTI तो बार बार तरदीद करती है ऐसे बयानात की। देखिए तारिक, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोग महंगाई से तंग हैं और बेरोज़गारी है और मुआशी हालात ख़राब हैं और फर्दर कंपाउंड हो रहे हैं, और लोग हुकूमत की पॉलिसी में तसलसल ना होने की बात करते हैं, बिकॉज आए दिन जब आप एक वज़ीर एक वजारत से उठा के दूसरी पे भेजते हैं तो उसका सारा काम जो उसने शुरू किया होता है वो वहाँ स्टैंड स्टिल हो जाता है, और फिर वो नई वजारत में जाता है और वहाँ नए तरीके से वो अपना काम शुरू करता है। तो अभी 3 साल गुजरने के बाद कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी या तसलसल तो है नहीं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी नहीं है। अभी इसकी वजह से एक तो अवाम तो तंग है, लेकिन जो लोग पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कल फिर अवाम के पास जाना है और वोट लेने हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, वो मायूसी के शिकार हैं, एंड दैट इज द रीजन। देखिए, जहांगीर तरीन साहब का जो पर्सनल मसला है
वो तो ये है कि हुकूमत के हुकूमती अदारों ने अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट उनके खिलाफ तहकीक की और ये कहा कि इनके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं, जिसके ऊपर FIR कटी गई। आल्दो उसमें चीनी का जो इल्ज़ाम था उसके ऊपर FIR नहीं है, बाकी चीज़ों के ऊपर है जो भी लगाया गया। तो अभी उसके ऊपर ये बात मुझे समझ से बाला जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो पूरियां उनकी हो गई हैं। भाई क्या ये इमरान खान साहब मुकदमे बनवा रहे हैं या क्या इमरान खान साहब ने फैसला करना है? अगर किसी के ऊपर इल्जाम है तो वो अदालत में जाएगा, अदालत के अंदर अपने आप को सुरखरू करे और फिर आ जाए। क्या मुलाकातों से मसले हल होंगे? और अगर ऐसे मसले हल होते हैं तो क्या फिर इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को भी बुला के मिल लेते? वो उनको लगता है कि देखें, जो तरीन साहब के सपोर्टर्स हैं उनको ये लगता है कि वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जानबूझ के सब कुछ किया है, तरीन साहब के खिलाफ किया है वजीर आजम साहब को। वो चाहते हैं कि दूर हो जाएं उनसे, क्योंकि PTI में अगर इमरान खान साहब के बाद सियासी जानशीं के तौर पर किसी को समझा जाता था तो तरीन साहब को ही समझा जाता था। देखिए ना, फाइनली सादिया फिर जिम्मेदारी किसकी है? ये वो जो बंदा ऊपर बैठता है प्राइम मिनिस्टर खुद, क्या उनके अंदर ये इतनी फहम फरासत नहीं होनी चाहिए कि ग्रुपिंग होती रहती है पार्टियों में और हमें सिर्फ एक ग्रुप के कहने पे मैं दूसरे के खिलाफ FIR करा दूं और फिर दूसरा आ जाए और वो कहे तो फिर मैं इसके खिलाफ करा दूं? तो आप फिर किस किस्म के लीडर हैं? देखिए, लीडरशिप का ये होता है कि पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं। कई लोग अंदर पसे चिलमन बात करते हैं और कई जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो बाहर भी आके बात करते हैं। यूरोप में देख लें, बर्तानिया में देख लें, बहुत सी जगहों के ऊपर, इवन अमेरिका के अभी पिछले आपने देखा कि ट्रंप के खाते में कुछ लोग उनके खिलाफ बोले और किया। लेकिन द पॉइंट इज कि आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए और जो टॉप पे बंदा हो वो दयानतदारी के साथ ये देखे कि अगर कोई बंदा जिसके ऊपर इल्जाम है और वाकई वो मुलव्वस है और उसको यकीन है, जब तक के प्राइम मिनिस्टर आपको यकीन नहीं हुआ होगा उन्होंने उस वक्त तक FIR नहीं कराई होगी। चलें, अब दो राइट अली नवाज जमान साहब, दो चीज़ें अब आपके बहुत लोगों को वो कहते हैं, आज मरियम साहबा ने खुद कहा बड़ी शिकायत हैं पॉलिसी से, महंगाई से, हल्कों में जाते हैं अवाम जो हैं वो वहाँ पे उनको बेइज्जत करते हैं। ये वाकई दूसरी जमातों की तरफ रुख हो रहा है और फिर तरीन साहब की तरफ अगर आप किसी और को कोट करती तो मैं जवाब देना, इसको जवाब भी मरियम साहब ने कहा है ना, ये तो पीपल्स पार्टी भी और सभी कहते हैं, सारी ऑपोजिशन जमातों का क्लेम। बात करें मैं जवाब देता तो मरियम ने तो आज तक जितनी बातें की वो सारी गलत ही साबित हुई। हम तो हमेशा मेरा ये स्टैंड है, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं मरियम का, कोई किसी प्रोसेस के थ्रू तो यहाँ पहुंची नहीं है, कोई हल्का तो है नहीं उनका को वो हल्के की सियासत समझ सकें, पॉलिटिशियंस की सियासत समझ सकें, जमातों की सियासत समझ सकें। उनकी सियासत तो नवाज शरीफ से शुरू होती है, नवाज शरीफ पे खत्म हो जाती है। उनको तो इस तरह ये देखे ना, अभी वो कराची क्यों नहीं जा रही? कराची इसलिए नहीं जा रही, आपको क्या लगता है? कराची इसलिए नहीं जा रही, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब चौथे नंबर पे आ रहे हैं उधर। तो वो जाके ये नहीं कहना चाहती कि हमजा शहबाज शरीफ साहब बाहर आए और डस्का में इलेक्शन जीत गए और मैं कराची गई और इलेक्शन हार गई। इनकी तो आपस की लड़ाइयां हैं जिनकी बेसिस पर। लेकिन आज आपने एक और चीज, क्योंकि आप जाहिर है वैसे ही कह रहे हैं कि उनको कोर्ट ना करे, लेकिन आपके बड़े लोग जो बात करते हैं, चाहे वो शेख रशीद साहब हो, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने भी बयान दिया कि नून से शीन और शीन से नून निकलेगी। तो आज मरियम साहिबा ने कहा कि मैं बचपन से सुन रही हूँ, बड़े लोगों की ख्वाहिश है ना नून से शीन और ना शीन से नून निकलेगी। अच्छा चलो, जो मरियम कह रही फिर उस पर आ जाते हैं। मरियम कहती थी इस्तीफा दे दो, मैं असेंबली से इस्तीफा दे दूंगी। अपने ब्रदर इन लॉ को कहा उन्होंने, आप इस्तीफा दे दें, मुंह पे मार दें, ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, PDM कभी टूटेगी नहीं, हम बहन भाई वाला रोल प्ले करेंगे, सगे बहन भाई बन जाएंगे। मैं वैसे बात करूँ तो वो तो नाबालिग सियासत करती हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है, एकदम 6 महीने के लिए एक्टिव होती हैं और फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाती हैं। अभी 2 हफ्ते पहले गायब हो गई थी, फिर 2 हफ्ते बाद आ गई हैं। ये बस इंटरवल की सियासत है इनकी, वो चलती रहेगी। जहाँ तक आपने बात की कि ओवरऑल सिनेरियो जो जहांगीर तरीन साहब का है, देखें इसको ज़रा देखना पड़ेगा। जो किसी हद तक जनरल साहब से मैं एग्री करता हूँ, पार्टीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों की बहुत डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, ब्रॉट अप डिफरेंट होता है, पॉलिटिक्स करने का तरीका डिफरेंट होता है, बिल्कुल एग्रीड है। बट बात समझने की, ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक पार्टी ने अदर देन अदर पार्टीज या अदर देन
बिजनेसमैन अदर देन ब्यूरोक्रेसी भी अपने लोगों के लिए भी अगर उनका जो स्टैंडर्ड है वो सेम है कि एक तरीके साहब की जमात आती है, शुगर क्राइसिस होता है, उसके ऊपर कमीशन बनता है, उसकी रिपोर्ट शाया होती है और उसके उस डायरेक्शन के ऊपर पर्चे होते हैं। अगर कुछ लोग मिलना चाहते हैं, में शुगर का जिक्र ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। हाँ, वो कहते हैं और ये जो लोग जिक्र कर रहे हैं वो हमें कहते होते थे कि इनको इनसाइड ट्रेडिंग की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। अब तो राना सनाउल्लाह साहब की मोहब्बतें जाग गई हैं, पीपल्स पार्टी तो कहती है आओ आओ खपे खपे एवरीवन खपे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जरा इखलाकियात पे मबनी सियासत कर रहे हैं, किसी कोई मयार के ऊपर सियासत कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं ओके फाइन, आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे पार्टी मेंबर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पार्टी के, आए अपनी अप्रीहेंशन से बताएं। बट एक चीज बड़ी क्लियर है और वो चीज क्लियर ये है कि जो जनरल साहब ने भी की और बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने कि आपका एक तरीकाकार गिवन है, अगर आप समझते हैं आप पे सिर्फ इल्जाम है, आप अदालत जाएं, प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, नहीं होगा। ये मुलाकात करना चाहते तो ये गंडापुर साहब ने जो बयान दिया, ये इनका अपना बयान है, जाती बयान है, बिल्कुल अपना जान। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब से मिलना चाहते हैं या हम खुद मिलना चाहते हैं, हमारी कोई रिजर्वेशंस है, हमारी कोई एप्रीहेंशन, ओके फाइन इनफ, बट तरीकाकार वही है। आपको अदालत जाना पड़ेगा, अपने आप को क्लियर कराना पड़ेगा, अगर अदालत आपको क्लियर करती है मोर देन सही है। अब एक और चीज, ये जो सलमान नईम साहब जितनी बातें अली नवाज अवान साहब ने की हैं या जनरल साहब ने की हैं कि जी अदालतों का रास्ता ऑब्वियसली मौजूद है, तरीन साहब के पास ये ऑप्शन है। अब दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि जी ना तो हम ब्लैकमेलर्स हैं, हम नहीं चाहते कि हुकूमत को किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए या कोई हम धमकियां नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके ये एक एमपीए हैं पंजाब में, आप ही के कॉलीग हैं खुर्रम सुहेल खान लगारी साहब, उन्होंने ये बात कर दी है, ये उन्होंने इशारों कनायों में कि अगर ये तरीन साहब के मामलात नहीं ठीक होते पीटीआई के साथ, वजीर आजम साहब के साथ, तो हम पंजाब में बजट पेश होने में रुकावट बन सकते हैं। तो ये धमकी नहीं है, ब्लैकमेलिंग नहीं है, तो फिर क्या है? देखें जी, अली नवाज अवान साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अदालतों के रास्ते मौजूद हैं और अदालतों का सामना बिल्कुल हम कर रहे हैं। तरीन साहब की कोई ऐसी पेशी नहीं है जिस पे उनको तलब किया गया और वो ना पेश हुए हों। और मैं जहाँ तक अदालती कार्रवाई की बात है तो अदालत में अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर तरीन साहब का जो केस है वो बहुत मजबूत है। इवन कि एफआईए के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थे, उन्होंने कहा है कि जो 2.2 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का हमने इल्ज़ाम लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो झूठा है, वो यानी उन्होंने उस चीज़ का इकरार कर लिया है। और जहाँ तक रही खुर्रम लगारी की बात, वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं हमारे। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि बहुत सारे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं जो कि गवर्नेंस से भी खुश नहीं हैं, जो अपने हलकों में जाते हैं तो उनको बहुत सारे मसले मसाइल का सामना है। इवन कि मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि जब हम लोग अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं, तो वो जाहिर है वो अब लोगों को एक चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो वो जो है वो उनको मुयस्सर हो गया है, तो वो अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो, अगर ये बातें कर रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन ये जो वजह आप बता रहे हैं कि उनको पॉलिसी से या बहुत सारे जो हुकूमत के इश्यूज हैं, आवाम को शर्मिंदगी, आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्या ये वजह बन रही है कि दीगर जमातों से भी राब्ते हैं, जिस तरीके से बड़े यकीन से आज फिर से ये बात की गई है, या शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद मरियम साहब अभी कहती है ना कि पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, पीटीआई के नाराज लोगों ने या तरीन साहब के सपोर्टर्स ने बात करनी है तो उनसे बात करें, शहबाज शरीफ साहब से बात करें, वो बाहर आ गए हैं। जी, जहांगीर तरीन साहब की लास्ट हेयरिंग पर चंद एमएनएज और एमपीएस का ये ख्याल था कि हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए और मुस्तकबिल के लाहेमल का फैसला करना चाहिए, और सब लोगों ने ये फैसला जहांगीर तरीन पर छोड़ा है। जहांगीर तरीन साहब जो फैसला करेंगे हम लोग उनके साथ खड़े में, अगर वो समझते हैं कि मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि तरीन साहब तो कह चुके हैं कि मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ और जितना सियासी एक्सपीरियंस मेरा है तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में नहीं है। तरीन साहब के अपने अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि जी इस मुल्क के लिए अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ इमरान खान है और मेरा फ्यूचर जो है वो सिर्फ पीटीआई के अंदर ही, और किसी जमात का मैं सोच नहीं सकता। जाहिर है उन्होंने देखे तरीन साहब ने जो 10 साल पीटीआई में गुजारे हैं बहुत इमरान खान की कुर्बत में गुजारे हैं, उनकी सियासत से हटके भी एक दोस्ती थी उनके साथ,
और जिस तरह हुकूमत बनाने में और इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान उन लोगों का किरदार रहा है इमरान खान साहब के साथ वगैरह, वो कोई भी इस तरह की बात करते हुए करने से पहले 100 दफा सोचेंगे और अपने साथियों से मुशावरत करेंगे, उसके बाद ही कोई इस तरह का अगर डिसीजन करना होगा तो फिर करेंगे। ठीक है सलमान साहब, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि आज मरियम नवाज साहिबा ने पीडीएम की तहरीक रमज़ान के बाद शुरू होने का इंदिया दिया है, कहा है कि पीडीएम जो है वो इंटैक्ट है, बिल्कुल नहीं टूटी है। लेकिन परसों जो मौलाना साहब की ज़ेर सदारत पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें ना एएनपी को बुलाया गया ना पीपल्स पार्टी को बुलाया गया, दोनों जमातें इससे अलग हो चुकी हैं, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि पीडीएम इंटैक्ट है? देखिए मेरे ख्याल में नेशनल अवामी पार्टी तो शायद अलग हुई है, पीपल पार्टी ने सिर्फ अपने बंदे विड्रॉ किए हैं और वो अलग नहीं हुए, और इन द लॉन्ग रन ये उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वफ़ात के बाद जो एक बहुत ज़्यादा उनका एक नुकसान हुआ पॉलिटिकली, उससे वो पीपल पार्टी बैठ गई थी। अभी बिलावल की कुछ एफर्ट्स हैं और प्लस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उनको बहुत अच्छा मौका मिला है कि वो अपने व्यू पॉइंट को बयान करें। तो आई थिंक कि बट बंदे अपने निकाल लेना उस फोरम से जहां पे आप लोग इकट्ठे हुए, वो अलहदगी ही है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में अभी शहबाज शरीफ साहब चूंकि एक दिन हुआ बाहर आए हैं, आई एम श्योर के वो देखेंगे। आज मरियम ने भी यही बात की है कि जो बिलावल के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, मैंने प्रिंसिपल पे बात की है। तो देखिए सियासत के अंदर हुकूमत का काम है वो गुड डिलीवरी करे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करे और लोगों के दिल जीते, और अपोजिशन का काम है कि वो वीक एरियाज को हाईलाइट करे और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे ताकि वो राइट डिसीजंस ले और आगे चले। तो अब ये पीडीएम में पीएमएलएन के जो मामलात हैं वो मरियम साहिबा देख रही होंगी या शहबाज शरीफ साहब देखेंगे? देखिए आज मरियम ने क्रिस्टल क्लियर ये बात की है कि अभी पीडीएम में क़यादत जो है वो पीएमएलएन के सदर करेंगे ना। वो तो मरियम ने भी कहा और सबको सारा जहान जानता है कि नवाज शरीफ साहब के इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। और आज पाकिस्तान में आपके सियासी उफक पे अगर कोई एक पॉलिटिकल ऐसा लीडर है जो डिलीवर कर सकता है या जिसके अंदर पोटेंशियल है या जिसने साबित किया है, वो शहबाज शरीफ ही हैं। तो आई एम श्योर कि वो बड़े बैलेंस्ड व्यूज रखते हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की नुमाइंदगी नहीं करेंगे बल्कि बेहतरीन इनपुट देंगे पीडीएम के अंदर और फिर आगे चला जाएगा। मकसद हुकूमतों को तोड़ना नहीं है। नवाज अवान साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। अब मैं जरा उनसे पूछ लूं कि क्यों उन्हें शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पे थोड़ा मसला हुआ है या मरियम साहब? मैंने कहा एक बड़ा अच्छा जनरल साहब ने और बाकी इनके सीनियर लीडरशिप ने एक अच्छा फैसला किया है कि एक सीजन पॉलिटिशियन को आगे लेके आए हैं, जो एक बालिग सियासी आदमी जो इनकी पार्टी में उसको लेके आए हैं, जो बिल्कुल नौ बालिग थे और जो लोग जिनको सियासत का कोई पता नहीं था उनको उन्होंने विड्रॉ किया है और वो समझे हैं ग्राउंड रियलिटी कि लड़ाई की सियासत नहीं चल सकती, मुफाहमत की सियासत चल सकती है। तो उन्होंने नए प्लेयर्स उतारे हैं मैदान के अंदर। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब इतने सियासी बलूगत का मुजाहरा करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को और एएनपी को मना के वापस ले आएंगे? तो उन्हें सियासी बलूगत का तो उन्होंने आते ही फैसला हो गया ना। उन्होंने बहुत सारे लोग, आपको पता है, मीडिया से भी विड्रॉ हुए हैं। आपको ये पता होगा कि वो जो मेन स्ट्रीम वैसे विड्रॉ वो लोग हुए हैं जो तर्जुमान थे मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के। तो आप देख रहे हैं ना, अब बलोगत की सियासत आएगी, मुफाहमत की सियासत आएगी, मुलाकातों की सियासत से दूर बात जाएगी, अब प्रोग्रेसिव सियासत होगी। तो ये अच्छी चीज़। जनरल साहब का वही व्यू पॉइंट है जो बाकी नून लीग के सीनियर क़यादत का व्यू पॉइंट था कि एक मतलब कल की एक बच्ची के पीछे हमें हाथ बांध के खड़े होना पड़ता है, जिसका आज का कोई पता
नहीं होता, कल का कोई पता नहीं होता, कल कोई बयान दे देती है, आज कोई बयान दे देती है। बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस तो बड़े परेशान थे। लेकिन अब देखिए पीडीएम का तहरीक उन्होंने कहा हुकूमत के खिलाफ भरपूर होगी रमजान के बाद, पता नहीं ये देख लें फिर चाहे वो मरियम साहिबा लीड करें या शहबाज शरीफ साहब लीड करें। अब कितने अरसे बाद दोबारा मरियम दोबारा कोई टीवी पे आती हैं और बयान देती हैं। अच्छा, आपको लग रहा है वो फिर गायब हो जाएंगी? मैं तो पिछला पास देख के बात कर रहा हूँ, आप देख लें, आप कवर करती हैं, मुझे बता दें, आपकी तरफ आप देख लें, आपके सामने है 6 महीने सियासत, 6 महीने ट्विटर बंद, 2 महीने सियासत, 2 महीने ट्विटर बंद, वो तो इंटरवल्स में सियासत करती है। लेकिन आज हुकूमत पे तनकीद के लिए बड़ा थोड़ा सख्त लहजा था उनका, वापस आई है तो बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है। मैं क्या कह सकता हूं, मैं तुम पे बात डिस्कस जनरल साहब देखें, पीटीआई तो मरियम साहिबा को किसी खाते में वो शुमार ही ना करते, वो कहते हैं कि जी हम तो चाहते ही नहीं है कि उनकी बात भी की जाए। शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल सियासी बालिग और एक लीडर मानते हैं, वो ऑपोजिशन है, अलग है, वो बात डिफरेंट है। लेकिन आपने सुन लिया दोनों के बारे में राय क्या है? देखिए, नवाज शरीफ साहब बराबर हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वो यूनानिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। आप देखिए, मरियम को 0 से ज़रब अगर दे रहे हैं आप और समझते हैं कि वो पॉलिटिकली नाबालिग है, तो तहरीक इंसाफ उससे फिर परेशानी किस चीज़ की है? फिर आप सुबह शाम उनका एक बयान आता है तो तकरीबन 5-7 एडवाइजर्स और मिनिस्टर उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों है? देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर आपका अपना अपना एक टैलेंट होता है। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुराद सईद का कितना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है या जुल्फी का कितना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, और बहुत से इन्होंने लोग लगाए हुए हैं। आप मरियम ने एक अपना मकाम बनाया है, इसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, और उसने एक अपना व्यू पॉइंट फोर्सफुली दिया है और पार्टी को आगे लेके आई है। अभी प्रेसिडेंट अंदर थे, अभी प्रेसिडेंट बाहर आ गए हैं। मरियम ने खुद कहा है आज कि भाई इसके बाद वो लीड करेंगे, लेकिन हमजा हो या मरियम हो या शाहिद खान अब्बासी या हमारे बाकी लीडर्स हों, वो पार्टी को मजबूत करके आगे लेके आएंगे ना। और लोग इनकी पजीराई तब भी करेंगे जब इनको अंदर को रे ऑफ होप होगी कि ये लोग हैं जो हमें इस महंगाई से जान छुड़ाएंगे, ये लोग हैं जो आगे एम्प्लॉयमेंट देंगे, अनसर्टेनिटी को खत्म करेंगे, ये प्राइसेस स्पेशली जो मेडिसिन पे अभी लोग मर रहे हैं बाखुदा और उनके पास। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब मुझे ये बताएं, मुझे क्विकली ये बताएं, मैं बिफोर अवान साहब की तरफ जाऊं, टाइम भी थोड़ा रह गया है, मुझे क्विकली ये बताएं कि आप लोग जो पंजाब में तब्दीली की बात करते थे, अभी ये JKT वाला ग्रुप थोड़ा सा अलग हुआ तो लोगों ने कहा कि शायद PMLN अगर अग्री करे तो हम वहाँ पे कोई तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी, आप लोगों ने मना नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब क्या अग्री कर जाएंगे, चाहेंगे कि पंजाब में तरीके अदम एतमाद आए बुज़दार साहब के खिलाफ? जंप द गन, मैं अभी तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक मंजा हुआ सियासतदान है और उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, और उन्होंने जब 8-10 साल तहरीक इंसाफ के साथ लगाए तो इनके अंदर किसी ने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं हुई, क्योंकि वो जहाज पे उन्होंने खुद कहा कि ना मरकज में हुकूमत बननी थी ना सूबे में बननी थी। अब जब थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो उनको 3 FIR दर्ज होगी। तो मकसद यह है कि अभी जब उनको मिल के अगर ये बात हल होगी तो लोग कहेंगे इमरान खान ने NRO दिया है और उनकी वो बात खत्म हो जाएगी, और जहांगीर तरीन साहब ने NRO लिया है, इनकी भी सियासी साख को नुकसान पहुंचेगा। सो बेस्ट तरीका यही है कि ये अदालत के अंदर इन तीनों FIR को राइट और क्विकली योर रिस्पांस अली नवाज जनरल साहब की बातों से देखिए, शुरू NRO से हो रही है, खत्म NRO पे हो रही है। नून की सियासत भी NRO से शुरू होकर NRO पे खत्म है। देखिए, ये एक तरह समझने की जरूरत है, खुदारा ये तहरीक इंसाफ इस पूरे रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, बड़े सगीर के अंदर एक 2 पार्टी सिस्टम ब्रेक करके ऊपर आई है। हम जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उससे पहले ये काम नहीं हुए हैं कि कभी किसी पार्टी ने कोई इंटरनल सर्च वर्क किया हो। अगर आपकी इंटरनल पार्टी के लोगों पे कोई इल्जाम आता है तो बताया जाता है कि हाँ ये है तरीकाकार, आप पे इल्जाम है, आपने अपना इल्जाम क्लियर करना है और वापस आना है। इस मुल्क में करप्शन को तो कभी जुर्म समझा ही नहीं गया ना। जब जुर्म समझा नहीं गया तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। पहली दफा एक पार्टी अदल इंसाफ का नारा लेके, इत्तेसाब का नारा लेके आगे आई है और नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है। पाकिस्तान की सियासत अब इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर मूव करेगी। जो इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आएगा आगे की तरफ सियासत कर सकेगा, अगर नहीं आएगा तो सियासत नहीं हो सकेगी। राइट, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब आपका, जनरल अब्दुल कयूम साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।